Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस या इसको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। ये जो टॉपिक है तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों से एग्ज़ाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन याद रखिए आगे जितनी भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इस डायमेंशनल एनालिसिस के साथ हमारा वास्ता ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो है ये टॉपिक बहुत गौर से ये लेक्चर अटेंड करना है ताकि आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एक तो ये है कि हर एक टॉपिक में हम डायमेंशंस को मालूम करेंगे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का, और दूसरी बात ये है कि जितनी भी आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट है चाहे वो ईटा का हो एनएमडी केट का हो तो उसमें लाजमी तौर पर इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ आते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आप लोगों को डायरेक्टली कोई किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह मालूम करते हैं ऐसे मैं डायरेक्टली आपको नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा इससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है जितनी भी टर्म्स है तो उन सब को हम डिस्कस करेंगे, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये कम्प्लीटली आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग जो है वो आसानी के साथ किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट करोगे और आपको पता भी होगा कि कौन से क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है कौन से क्वांटिटी का नहीं है, कौन से दो ऐसे क्वांटिटीज़ है जिनका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास सेम है वगैरह वगैरह। तो बहुत डिटेल के साथ हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग लगा ले इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन, ये डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशनल एनालिसिस ये असल में होता क्या है। तो बेटा याद रखिए ये असल में हमारे पास कैपिटल सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? कैपिटल सिंबल्स होते हैं जिनकी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं। हो सकता है स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लेके डायमेंशंस आर एक्चुअली कैपिटल सिंबल्स। ये क्या होते हैं? ये कैपिटल सिंबल्स होते हैं having positive or negative exponents, having positive or negative exponents within the square brackets। इसको हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सो within the square brackets। ये मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? अच्छा, दूसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इंट्रोडक्शन में, मैं यहाँ पर तकरीबन आप लोगों को 5 पॉइंट्स लिखवाऊँगा जिससे आप लोगों को जो है वो सारी कंक्लूजन मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि डायमेंशन जो है असल में हमारे पास कैपिटल सिंबल्स होते हैं, इनके पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं। किस तरह? तो अभी आगे हम देखेंगे, इसको हम अभी लिखेंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिखिए, base physical quantities has their dimensions। जितनी भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है मतलब 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो इनके हमारे पास डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आल्सो हैज़ देयर डायमेंशंस। तो अगर इनकी भी है तो फिर ऐसे कौन से क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशंस नहीं है? तो बेटा याद रखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आल्सो हैज़ देयर डायमेंशंस, बट ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट्स नहीं होते तो उनके डायमेंशंस भी नहीं होते। तो यहाँ पर लिखिए बट दोज डिराइव्ड क्वांटिटीज़ which has no units are having no dimensions।
लेकिन ऐसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट्स नहीं होते तो उनके डायमेंशंस भी नहीं होंगे। क्लियर है? तो एक तो हमें ये पता चला कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस होती है, डिराइव्ड की होती है, लेकिन कंडीशन ये होगी कि उनके हमारे पास यूनिट्स भी होने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एफिशिएंसी है, उसका तो यूनिट नहीं है ना, हालांकि वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन चूंकि उसका यूनिट नहीं है तो उसका हमारे पास डायमेंशन भी नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरह से सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पढ़े थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैज़ नो डायमेंशंस, उनके हमारे पास डायमेंशंस नहीं होते। तभी आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद है तो फिर इनके डायमेंशंस क्यों नहीं होते? तो बेटा याद रखिए, हमारे पास डायमेंशंस होते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के, और ऐसी यूनिट्स या क्वांटिटीज़ जो कि बेस के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हो। सप्लीमेंट्री तो हमारे पास वो कैटेगरी है जिन यूनिट को हम इन टर्म्स ऑफ बेस नहीं लिख सकते। तो याद रखिए, डायमेंशंस या तो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के होते हैं या फिर उन क्वांटिटीज़ के होते हैं जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बेस एक्सप्रेस हो सकते हो और साथ ही साथ उनकी यूनिट्स भी होते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज़ के बेटा हमारे पास जो है वो डायमेंशंस होते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ज़रा थोड़ा सा मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस होंगे, इसी तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन होंगे, क्योंकि डिराइव्ड जो है वो असल में हम इन टर्म्स ऑफ बेस लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट्स नहीं होते तो उनके डायमेंशंस भी नहीं होते। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के डायमेंशंस नहीं होते, वजह क्या है? क्योंकि इसको जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ बेस नहीं लिख सकते। तो या तो बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस होंगे या ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम इन टर्म्स ऑफ बेस लिख सकते हो और उनकी यूनिट्स भी होते हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ के बेटा हमारे पास डायमेंशंस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ वो ये है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, it gives information about the nature of a physical quantity। PQ का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। ये जो है असल में हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में जो है वो बताता है। किस तरह से? तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक शॉर्ट सा एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पर रफली इसको नोट करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है रेडियस, इसी तरह से मेरे पास है डायमीटर, मेरे पास है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बाय डेफिनेशन एक दूसरे से अलग है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ठीक है, ये रेडियस डायमीटर की तरह नहीं है। इसी तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? बाय डेफिनेशन डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इसको बगौर देखें तो रेडियस भी असल में एक लेंथ होता है, इसी तरह से डायमीटर भी एक्चुअली एक लेंथ ही होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं? लेंथ होते हैं। तो इन सब का जो डायमेंशन है वो इन सब का डायमेंशन हमारे पास कैपिटल L होता है, जो कि सेम होता है। तो हमें पता चला कि ये सारी क्वांटिटीज़ जो है, चूँकि सबका डायमेंशन हमारे पास सेम है तो ये सेम नेचर वाली क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक आपको समझाता हूँ कि नेचर से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है, या हम डायमेंशनल एनालिसिस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की तादाद जो है वो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि नई नई डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी आ गई। अब हमने देखना ये है कि ये जो क्वांटिटी है तो ये असल में किस चीज़ की तरह है? क्या ये क्वांटिटी मास की तरह है, क्या ये क्वांटिटी टाइम की तरह है, क्या ये जो है वो लेंथ की तरह है, वगैरह वगैरह। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, तो इससे हम जो भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी आती है तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू पता चल जाता है कि इस क्वांटिटी की असल में नेचर क्या है, ये किसकी तरह की एक क्वांटिटी है। क्लियर है? तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। अच्छा, मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अभी मैं बढ़ने लगा हूँ डायमेंशंस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशन को हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो पहले हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर ये आप लोगों को क्लियर हो जाए तो फिर आप लोग जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ 4 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन लिखूंगा, बाकी आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो टेबल मौजूद है तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन चारों को समझ लें तो इससे हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मैं लिखने वाला हूँ बेस फिजिकल क्वांटिटी, वो हमारे पास है लेंथ। सेकंड हमारे पास है मास।
थर्ड हमारे पास है टाइम, और फोर्थ जो मैं लिखने लगा हूँ वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है? तो ज़रा देखिए, लेंथ का जो यूनिट है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, और याद रखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास कैपिटल एल है। क्या है? कैपिटल एल। इसी तरह से मास है, तो मास का जो यूनिट है वो हमारे पास केजी यानी किलोग्राम है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारे पास कैपिटल एम है। ये सारे कैपिटल सिंबल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से टाइम, तो इसका यूनिट हमारे पास सेकंड है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? कैपिटल टी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो हमारे पास एम्पेयर है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास कैपिटल आई है। यहाँ पर मैंने लिखा एटसेट्रा, क्योंकि बेस में 3 और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है और इनके डायमेंशंस भी मौजूद हैं। क्लियर? ओके, इसी बेस पर अभी हम मालूम करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को। तो हेडिंग लिखे, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन हमारे पास किस तरह होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 मेथड्स समझाऊंगा जिससे आप लोग इजीली किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं फाइंड करने लगा हूँ डायमेंशन जी स्पीड के लिए। किसके लिए? स्पीड के लिए। तो एक हम मालूम करते हैं ऐसे बाय यूजिंग द इक्वेशन के थ्रू हम जो है वो डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, और दूसरा है हम उसकी यूनिट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, अगर स्पीड को हम देखें तो ये स्पीड असल में हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि ये एक्चुअली हमारे पास एक लेंथ ही होता है। सो डिस्टेंस इज एक्चुअली अ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अभी ज़रा देखिए, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या है? दैट इज कैपिटल एल, ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल टू कैपिटल एल, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास कैपिटल टी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो बन जाएगा एल टी माइनस 1 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर हो गया? तो ये हमने इसकी इक्वेशन के ज़रिए से डायमेंशनल फार्मूले को फाइंड आउट किया। अभी अगर मैं यूनिट से करना चाहूँ तो यहाँ पर लेके स्पीड का जो यूनिट है वो ऑलरेडी हमें पता है मीटर पर सेकंड है। ये मेरे ख्याल में बड़ा इजी है। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर का डायमेंशन ज़रा चेक करें। मीटर असल में लेंथ है और इसका डायमेंशन कैपिटल एल है। इसी तरह से पर सेकंड, तो सेकंड एक्चुअली टाइम है और उसका डायमेंशन कैपिटल टी, सो उसके ऊपर माइनस है तो ये -1। तो अभी ज़रा फर्स्ट पॉइंट को देखें, डायमेंशंस आर एक्चुअली कैपिटल सिंबल्स। तो बिल्कुल ये कैपिटल सिंबल्स है, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों हो सकते हैं। विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड किया स्पीड का डायमेंशन। अच्छा, एक बात यहाँ पर और नोट करें, अगर इसको मैं यूँ लिखूँ दैट एम नॉट एल टी माइनस 1, तो ये इस तरह से भी ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये एम नॉट असल में 1 के बराबर है। तो 1 तो हमारे पास जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ये असल में एल टी माइनस 1 ही है। लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि हमने मास को भी इंक्लूड किया है इसके अंदर। क्लियर? सो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड। अच्छा, अभी हम 2-3 और क्वांटिटीज़ के लिए ये डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको ईजीली से अंडरस्टैंड कर सको। तो ये हो गया स्पीड के लिए। अभी मैं यहाँ पर करने लगा हूँ एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन देखिए शाबाश, फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए मैंने ए, उसका मैंने सिंबल इस्तेमाल किया, इसके ऊपर जो एरो है ए के ऊपर। अच्छा, एक्सेलरेशन में दूसरा मेथड इस्तेमाल करूँगा यूनिट से, उससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर चूँकि लेंथ का यूनिट है, सो दिस इज़ एल, और यहाँ पर टी माइनस 2। तो ऐसी भी सही है, क्योंकि मास यहाँ पर नहीं है तो इसलिए हम इसको यू भी लिख सकते हैं दैट एम नॉट एल टी माइनस 2। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद मैं फाइंड करने लगा हूँ किसके लिए, चलिए फोर्स के लिए करते हैं। फोर्स, थर्ड जो है वो है फोर्स।
इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। तो अभी जो दो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाए स्पीड और एक्सेलरेशन का, तो वहाँ पर मीटर पर सेकंड हमने डायरेक्टली उसकी जो है डायमेंशनल सिंबल लेके, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने डायरेक्टली उसकी जो है डायमेंशनल सिंबल्स लेके, यहाँ पर न्यूटन है तो न्यूटन का तो डायरेक्टली ऐसा कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं है। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले हम इस न्यूटन को फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको बेस के टर्म्स में लिखेंगे। किस तरह से? तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये मैंने कहाँ से बात की, आप ज़रा देखें, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अभी ज़रा देखिए, किलोग्राम चूँकि मास का यूनिट है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा m, मीटर चूँकि लेंथ का यूनिट है सो L, एंड दिस इज T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। क्लियर है? चलिए वर्क डन के लिए करते हैं। वर्क डन, तो याद रखिए वर्क डन का यूनिट हमारे पास है जाउल, और जाउल जो है वो बराबर होता है न्यूटन इनटू मीटर। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, याद होगा ना। सो वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये न्यूटन और ये हमारे पास आ गया मीटर। अब ये न्यूटन जो है वो किस चीज़ के बराबर था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पर। सो दिस इज मीटर इनटू मीटर, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो ज़रा देखिए, किलोग्राम के लिए हम लिखते हैं m, मीटर के लिए L स्क्वायर, और सेकंड के लिए T-2। ये हो गया इसका डायमेंशन। यहाँ पर एक बात को नोट करें, वर्क डन, एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, और साथ ही साथ टार्क, इन सब के डायमेंशन जो है वो हमारे पास सेम है। किस तरह से? ज़रा देखें, वर्क को हम मेजर करते हैं जाउल में, इसी तरह से एनर्जी को हम मेजर करते हैं जाउल में, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन तो हो गए सेम। तो यहाँ से एक ये भी बात हमें पता चली कि हमारे पास ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके डायमेंशंस हमारे पास सेम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वो दूसरे क्वांटिटी से लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज़, ऐसे दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशंस हमारे पास सेम हो, और अगर डायमेंशन सेम आते हैं तो इसका असल में मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी सेम नेचर वाले हैं। ये क्या है? ये सेम नेचर वाले क्वांटिटीज़ हैं। ज़रा देखिए, अगर एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी का तो वही हमारे पास जूल यूनिट है, तो मेरे ख्याल में उसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रा टार्क को चेक करते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि टार्क का भी यही सेम डायमेंशन है, तो किस तरह से? तो बेटा टार्क जो है वो असल में बराबर होता है F क्रॉस R के। ज़रा देखें, अगर इसकी मैं यूनिट निकालूँ सो दिस इज़ न्यूटन इनटू मीटर। अच्छा, न्यूटन फिर बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पर, मीटर इनटू मीटर बन जाएगा मीटर स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, एंड दिस इज़ ml स्क्वायर T-2। दोनों के डायमेंशंस एग्जैक्टली हमारे पास क्या है? सेम है। तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन एक तरह आ जाए। क्लियर है? सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, और इसके अलावा 4 और ऐसे टर्म्स हैं जिनको समझना आज के लेक्चर में वो बड़ा ज़रूरी है। ज़रा देखिए बेटा, ये मैंने लिखा है स्पीड के लिए डायमेंशनल फार्मूला, या डायमेंशन चले आप लोग क्या लें। इसी तरह से ये वाला मैंने लिखा है एक्सेलरेशन के लिए, ये वाला है फोर्स के लिए। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन मैंने सिर्फ लिखा हुआ है mlt-2 वाला एक्सप्रेशन, या यहाँ पर lt-2 वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को बेटा हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो चूंकि ये एक्सप्रेशन फोर्स के लिए है तो हम यूँ कहेंगे दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ये एक्सप्रेशन चूंकि एक्सेलरेशन के लिए है, दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है? इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि इसके साथ मैं लिखूं, चूंकि ये फोर्स का है तो मैंने लिखा F इज इक्वल टू ml स्क्वायर T-2। तो चूंकि अब यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया तो ये अभी बन गया इक्वेशन, तो इसको हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। मैंने क्या किया? मैंने डायमेंशनल फार्मूला को उसकी क्वांटिटी के साथ इक्वल किया, तो तब ये बन गया क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। तो पहली चीज़ यहाँ पर लिखिए डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल
फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का क्या मतलब है? द एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया LT-1, इसी तरह से मेरे पास आ गया LT-2 वगैरह वगैरह। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो है डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? डायमेंशनल, ये मेन हेडिंग है, ठीक है। मैंने ब्लैक से इसलिए लिखा कि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि जब मैं लेट टाइम रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उसमें अक्सर ये ब्लू राइटिंग फिर नज़र नहीं आती, तो इसलिए मैंने ब्लैक से लिखा ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। अच्छा, डायमेंशनल इक्वेशन तो यहाँ पर लिखे बाय इक्वेटिंग अ डायमेंशनल फार्मूला विद इट्स क्वांटिटी। जब हम इसकी क्वांटिटी के साथ इक्वल लिखते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसी वाले केस को ज़रा देखें, स्पीड का जो हमारे पास है वो है LT-1, तो ये बन गया डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए अगर मैं लिखूँ LT-2, तो ये बन गया इसका डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद टर्म्स है उसको हम समझते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, लेकिन इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फर्स्ट जो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ वो है डायमेंशनल वेरिएबल। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है डायमेंशनल वेरिएबल कि ये असल में ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगे, ये ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगे जिनकी डायमेंशन तो है, लेकिन ये वेरिएबल इन नेचर है। ये असल में क्या है? वेरिएबल है। क्या मतलब हुआ? ज़रा देखिए, स्पीड का हमने डायमेंशन निकाला, जिसका मतलब ये है कि स्पीड का डायमेंशन होता है। एक्सेलरेशन का हमने निकाला, फोर्स का हमने निकाला, वर्क डन का हमने डायमेंशन निकाला, तो इसका मतलब ये है कि ये डायमेंशनल है, इनके डायमेंशंस होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वेरिएबल्स भी होते हैं। एक जगह पर एक बॉडी की स्पीड एक जैसी होगी, दूसरी जगह पर उससे डिफरेंट स्पीड होगी, इसी तरह से एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह वगैरह। तो ये असल में क्या है? वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर लेकिन की एग्जांपल में फोर्स जो है डायमेंशनल वेरिएबल है, इसका डायमेंशन भी है और ये वेरिएबल इन नेचर भी है। इसी तरह से एक्सेलरेशन हो गया, इसी तरह से स्पीड एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से सेकंड जो है वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल में आपके माइंड में आ गया होगा कि डायमेंशनल से पता चला कि ये इनकी डायमेंशंस होंगे, कांस्टेंट से हमें पता चला कि इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं बेटा जिनके डायमेंशंस तो होते हैं लेकिन ये कांस्टेंट होते हैं। इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, स्मॉल g, तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट होती है ना। इसी तरह से अगर मैं कूलम्स कांस्टेंट k की बात करूं तो उसका चूंकि यूनिट मौजूद होता है, इसी वजह से उसका हमारे पास डायमेंशन भी होता है, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट भी है और उनके जो है वो डायमेंशंस भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी तरह से थर्ड जो टर्म है वो है डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो शाबाश, किस किस को ये पता चला कि इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चला होगा। डायमेंशनलेस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी क्या हो? नो डायमेंशंस हो, डायमेंशन नहीं होते, और ये साथ ही साथ वेरिएबल भी होते हैं। तो ऐसे कौन से क्वांटिटीज़ होंगे जिनके डायमेंशंस भी नहीं है और वो हमारे पास वेरिएबल भी हों? ऐसे तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए एफिशिएंसी को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था। एक मशीन है फॉर एग्जांपल, इसकी एफिशिएंसी एक जैसी होगी, दूसरी मशीन की एफिशिएंसी उससे डिफरेंट होगी। चूँकि एफिशिएंसी का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ प्लेन एंगल की,
ठीक है, सॉलिड एंगल की। इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटीज जो है वो बन सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे प्लेन एंगल का हमारे पास यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है तो उसका हमारे पास डायमेंशन नहीं होगा। लास्ट जो टर्म है दैट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कौन से होंगे? तो एक तो इनकी डायमेंशंस नहीं होंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस ना हो, नो डायमेंशन, और वो क्या हो, और वो कांस्टेंट भी हो। तो ऐसे वाला कौन से क्वांटिटीज़ होंगे जिनके डायमेंशंस तो नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट भी है? हाँ, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, कौन से हैं? तो अगर आप लोग पाई की वैल्यू को देखें 3.14, तो उसका तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, और वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है 3.14। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 1 जो है वो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है ना, ये एक कांस्टेंट है और इसका डायमेंशन नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 2 तो कांस्टेंट भी है और डायमेंशन भी नहीं है। इसी तरह से 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्लियर है? तो बेटा डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें कुछ और डिस्कशन बाकी है, जिस तरह वो एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन इसके साथ हम एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे, तो अगर इसी लेक्चर में हम करेंगे तो फिर लेक्चर बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में इसकी जो एडवांटेजेस है विद एग्जांपल्स, मैथमेटिकल एग्जांपल्स है, तो वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।